All right. Hi, everyone. Good morning. Just a minute. Oh. Good morning, sir. Good morning, sir. Sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. All right. हम लोग आज का डिस्कशन स्टार्ट करें. आप लोगों का अच्छा मूल कंसेप्ट आप लोग अभी कंप्लीट कर रहे हो ना, लाइक बुक? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट वीक में मैं टेस्ट रख लूं उसका, अनीशा वाला. हाँ सर. आपका कोई और कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं. कोई और टेस्ट अनाउंस्ड है अभी? सर संडे को टेस्ट. नहीं सर, हाँ सर, ये वाले संडे को कैलकुलस है, अगले वाले संडे को नहीं है नहीं, ये संडे नहीं, कमिंग वीक सर. नेक्स्ट संडे हाँ नहीं सर है. रख सकते हैं ना अगले संडे. चलो ठीक है. अच्छा, लास्ट क्लास में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टीज वाले पार्ट पे आ चुके थे एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दिस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, राइट? इफ आई रिमेम्बर करेक्टली, इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने फिलिंग ऑफ पीरियोडिक टेबल देख लिया था और हम डिस्कस कर रहे थे, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर रहे थे. तो उसमें हम लोगों ने इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का डिस्कशन किया था. मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था दैट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है, and then I gave you one question to calculate that effective nuclear charge based upon ionization energy data, right? And then we started with this topic, calculation of sigma, calculation of the screening or the shielding constant, right? तो ठीक है, उसी को बिल्ड करते हैं. यहाँ पर नोटिस करना, जैसा मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में समझाया था. नहीं, मेरी हैंडराइटिंग नहीं है ये. दिस इज सम स्टूडेंट का नोट्स ओनली. सर प्रिंट किया हाँ, सर प्रिंट किया था क्या उसने अपने नोट्स? फोटो खींच के. हाँ, मतलब ये एक्चुअली अभी का नहीं है, आई थिंक 2017 या 18 वाले बैच के किसी बच्चे का है. सर कुछ ज्यादा ही अच्छी हैंडराइटिंग. हाँ, मतलब मेरी इतनी अच्छी हैंडराइटिंग नहीं है. तो इनफैक्ट मैं खुद मेरे नोट्स ऐसे बच्चों की जिनकी अच्छी हैंडराइटिंग होती थी उनका ही जेरोक्स करा के रखता था. हाँ सही भी अच्छा है. मेरी हैंडराइटिंग इतनी अच्छी नहीं है एंड हम नहीं मिलते, मतलब ये नोट्स इनफैक्ट जो अंधेरी में शॉपर पॉइंट बिल्डिंग है तो उसके नीचे वो जो जेरोक्स का शॉप वाला वो रखता है सारे नोट्स, तो उसके पास ये मिल जाते हैं. ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव नहीं है. Now, coming back to the focus of the topic, यहाँ पे नोटिस करना, जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, हम लोग ये Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैलकुलेट करना चाह रहे हैं एंड उसके लिए द फॉर्मूला इज सिंपल, Z effective is equal to Z minus sigma, where sigma is called as the screening constant or shielding constant. ठीक है, एंड मैंने आपको ये बताया था दैट हम लोग किस तरीके से Z इफेक्टिव का कैलकुलेशन करेंगे. सो हमारे सामने कोई भी एटम रहेगा, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने आयरन एज एन एटम के बारे में बात करूं, राइट? आर्गन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना आता है आपको? Yes. Yes, sir. Argon 4s2 3d6. right? If I ask you what is the outer electron in this, 4s. 4s2. ठीक है, this is your outer electron. ठीक है, 3d will actually be considered to be an inner electron, थर्ड शेल का इलेक्ट्रॉन कंसिडर करेंगे उसको. सो यहाँ पर कैसा होगा, ये जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दो में से कोई सा भी एक इलेक्ट्रॉन हम लोग ले लेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को कितना न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा होगा, ठीक है, 26 के 26 प्रोटॉन्स का तो न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस नहीं हो रहा होगा. दिस आउटर इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सपीरियंसिंग समथिंग लेसर देन द 26 protons that are there, and
कितना लेसर न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस हो रहा होगा, दैट इज बेस्ड अपॉन हाउ द इनर इलेक्ट्रॉन्स आर शील्डिंग द न्यूक्लियर चार्ज, राइट. यहाँ पर ये 1s 2s 2p 3s 3p और 3d, राइट, ये सब इनर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 4s इलेक्ट्रॉन के लिए. 4s आउटर है तो ये सब इनर इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे. तो ये कैसी शील्डिंग कर रहे हैं वो हम लोग अब नोटिस करेंगे. एंड आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आपको ये कॉन्टेक्स्ट दिया था दैट हर इलेक्ट्रॉन, अगर हमें एक्यूरेट कैलकुलेशन करनी रहेगी तो हर इलेक्ट्रॉन का एक यूनिक कंट्रीब्यूशन रहेगा इन शील्डिंग, ठीक है. बट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी डोंट गो अहेड एंड डू एट एन इलेक्ट्रॉन लेवल, वी डू सम ग्रुपिंग. तो वो ग्रुपिंग किस आइडिया के ऊपर बेस्ड होगी, किस थॉट प्रोसेस के ऊपर बेस्ड होगी, आप उसके लिए पैराग्राफ नोट करो, ठीक है. पैराग्राफ रीड करते हैं. यहाँ पर कैसा लिखा है, The calculation of sigma is based upon a set of rules called as Slater's rules. These rules are empirically derived from ionization energy data. ठीक है, there is no ऐसे hardcore mathematical derivation, ऐसा कुछ नहीं है इनके पीछे. आयोनाइजेशन एनर्जी का डेटा ही स्टडी करा, डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए कितनी एनर्जी लग रही है, will give us an idea that how well that electron is attracted by its nucleus, right. So that ionization energy data was studied of different elements, and not just the first ionization energy, the second ionization energy, third ionization energy, all that data which comes from spectroscopic analysis was studied करा जाता है. And based on that, as well as the understanding of how the inner electrons shield, ये rules design करे गए, ठीक है. Now when we talk about the shielding of inner electron, यहाँ पर notice करना, this is something that we had studied in atomic structure chapter also, that penetration power of s orbitals is greater than p is greater than d, right. You remember what penetration power Yes, was? sir. Penetration Yes, sir. power Yes, sir. Yes, sir. is Measure of the closeness to the nucleus. correct, measure of the closeness of electron to the nucleus. So s orbitals, they spend more time close to the nucleus as compared to p, as compared to d, and so on so forth. तो जो shielding होती है, जो screening होगी न्यूक्लियर चार्ज की, वो भी यही ऑर्डर फॉलो करती है. s electrons are better shielders than p than d and f, ठीक है. इनफैक्ट d and f are called as poor shielders, ठीक है. हम लोग नोटिस करेंगे how that is going to influence a lot of properties, ठीक है. ये अपन ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में भी लिखा था, penetration power can be understood as the effective time spent by the electron closer to the nucleus. Since the probability distribution of d and f orbitals is quite distributed or spread around the nucleus, their screening power is lesser, ठीक है. ये दोनों पैराग्राफ समझ में आ गए आपको? Yes, sir. ठीक है. Sir, हाँ, so the fact that the inner electrons can shield more, we can correlate it with s greater than p greater than d greater than f right here. हाँ. सो यहाँ पर विद इन अ शेल, ठीक है. मान लो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे यहाँ पे मैं आयरन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ये मेरा आउटर इलेक्ट्रॉन हो गया, Yes, sir. ठीक है. अब इनर इलेक्ट्रॉन में लेट्स से ये थर्ड शेल हो गया, राइट. तो थर्ड शेल में s electrons will shield more than p will more than d, Okay. ठीक है. डेफिनेटली जो इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो और ज्यादा शील्ड करेंगे as compared to an outer shell के electrons. Within a shell, you get an idea that the shielding caused by s is more than p is more than d is more than f. Okay, sir. ठीक है. Now even इसमें भी डिटेल्स रहती हैं, जैसे मैंने आपको बताया that मतलब फॉर एग्जाम्पल इफ यू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ इट कि 3p के क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल शील्डिंग करेंगे, द आंसर इज नो. 3p के इलेक्ट्रॉन्स में डायरेक्शनल ओरिएंटेशन मैटर करेगा, एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस वो कैसी शील्डिंग करेंगे वो भी डिफर करता है, ठीक है. बट दैट इज ऑल more details which we really aren't getting into right now.
ठीक है, अब आप नोटिस करना इस थॉट प्रोसेस को, ठीक है, जो शील्डिंग का थॉट प्रोसेस है, इसको स्लेटर्स रूल के फॉर्म में कैसे बुलेट पॉइंट बाय बुलेट पॉइंट हम लोग समझेंगे, ठीक है। एंड अगेन आई एम स्टार्टिंग बाय दिस डिस्क्लेमर ओनली, दैट ऐसा नहीं है कि स्लेटर्स रूल जो यहाँ पे लिख रहे हैं वो मतलब इट्स लाइक समथिंग रोबस्ट, समथिंग हार्डकोर मैथमेटिकली डिराइव्ड अंडरस्टूड रूल्स, राइट, एम्पेरिकल नेचर का है, just to give you some idea of how shielding is done by inner electrons. Okay, so you might find certain doubts, sir, I think a better way could be if we were to do this or do that. तो वो ठीक है, आपकी बात सही है. In fact, there are more complicated versions of Slater's rule, but we don't need them right now. So सबसे पहले अपने को क्या करना होता है जब भी हमें इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड इफेक्टिव या सिग्मा कैलकुलेशन करना होता है, वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एंड इसमें नोटिस करना वी राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n. सो इसमें व्हाट वी डू इज, जो हमारा रेगुलर कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है, बस उसको थोड़ा सा रीराइट कर देंगे सच दैट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में जाए. मतलब जैसे आप यहाँ पे नोटिस कर रहे हो, फर्स्ट शेल, ठीक है, फिर सेकंड शेल के इलेक्ट्रॉन्स, फिर थर्ड शेल के इलेक्ट्रॉन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ, ठीक है. अदरवाइज टिपिकली आप कैसे लिखते हो, आप 4s पहले लिख देते हो, 3d बाद में लिखते हो, ठीक है. इसमें आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ n में ही जाओगे, ठीक है. देन सेकंड स्टेप, यहाँ पर आप क्या करोगे, यू विल आइडेंटिफाई द इलेक्ट्रॉन फॉर विच स्क्रीनिंग इज टू बी कैलकुलेटेड, ठीक है. नाउ दिस इज something which is done for the outer electron only. तो आप outer electron यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, 4s 4s will be the outer electron, ठीक है. ये एक्चुअली यहाँ पर मैं एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ. मैं एक बार करता हूँ Fe का, ठीक है, एंड Fe2+ आयन का, ठीक है. Fe2+ आयन का कॉन्फ़िगरेशन याद है आपको? तो यहाँ पर आउटर इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, 3d6. Fe के केस में 4s का आउटर इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यस सर, और Fe2+ आयन के केस में 3D होगा, ठीक है, दैट विल बी द आउटर इलेक्ट्रॉन. ये मैं दो अलग अलग एग्जांपल्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि जब अभी हम सेट ऑफ रूल्स देखेंगे तो उसमें अगर आउटर इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल में है तो स्लाइटली डिफरेंट कैलकुलेशन रहता है एज कंपेयर टू अगर इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन d या f ऑर्बिटल में होता है, ठीक है. स्लाइटली डिफरेंट स्टेप्स हैं. तो यहाँ पर एक सेट ऑफ कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन, फॉर द आउटर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन s और p ऑर्बिटल, और दूसरा सेट ऑफ कैलकुलेशन देखेंगे इफ द आउटर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन d और f ऑर्बिटल, ठीक है. कुछ स्टेप्स कॉमन रहेंगे, कुछ स्टेप्स वेरी करेंगे, तो एक एक करके नोटिस करना. नेक्स्ट स्टेप नोटिस करना. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट ग्रुप्स और ब्लॉक्स ऑफ ns, np and nd, nf in the electronic configuration. इस स्टेप का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, इसका मतलब है कि जितने भी जो S या S ब्लॉक है उसमें जितने भी n के वैल्यूज सबको इकट्ठा करना होगा क्या? हाँ. सो सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, मतलब जैसे मैंने आपको बताया ना, हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग लेवल पर कैलकुलेशन नहीं कर रहे. तो यहाँ पर कैसा हो रहा है, जो कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, एक बार के लिए ये ब्रैकेट्स भूल जाते हैं. लेट मी रब दीज ब्रैकेट्स फॉर यू, ठीक है. ये ब्रैकेट को भूल जाओ एक बार के लिए, ठीक है. ये सिंपल कॉन्फ़िगरेशन आपको लिखना आता है, हाँ सर. ठीक है. अब इस कॉन्फ़िगरेशन में क्या करना है, इस कॉन्फ़िगरेशन में ये स्टेप 3 कह रहा है कि ग्रुप्स क्रिएट करो. कैसे ग्रुप्स क्रिएट करो, ns, np ये एक ग्रुप हो जाएगा,
ND एक अलग ग्रुप हो जाएगा, NF एक अलग ग्रुप हो जाएगा। इस तरीके से ग्रुप क्रिएट करो तो स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आप लेफ्ट से नोटिस करना 1s ये अपने आप में एक ग्रुप हो जाएगा, तो इसको मैंने ब्रैकेट्स में ले लिया। ठीक है, देन 2s 2p, राइट, यहाँ लिखा है ना NSNP, तो ये 2s 2p एक ग्रुप हो गया, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। ठीक है, देन 3s 3p ये एक ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख लिया। देन ND मतलब यहाँ पे 3D ये अपने आप में एक अलग ग्रुप रहेगा, तो इसका अलग ब्रैकेट लिख लिया। ठीक है, देन 4s 4p ये एक ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, फिर 4D अलग ग्रुप बन जाएगा, 4F अलग ग्रुप बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ग्रुपिंग करनी रहेगी। ठीक है, यहाँ पर तो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स 4s में आगे खत्म हो गए, बट अगर आगे रहा तो इस तरीके से आपको ग्रुपिंग करनी रहेगी। अब इसके बाद में based upon the test electron as in what do I mean by this test electron, that is the outer electron। ठीक है, जिसके लिए हम लोग Z effective कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। if that outer electron belongs to the NSNP group, ठीक है, यहाँ पे आप नोटिस करोगे अगर 4s में है, ठीक है, यानी कि दिस टेस्ट इलेक्ट्रॉन इज इन द NSNP ग्रुप, तो एक अलग सेट ऑफ स्टेप्स रहेंगे। और अगर हमारा जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, वो ND या NF वाले ग्रुप में रहा तो एक अलग सेट ऑफ स्टेप्स रहेंगे। राइट, जो मेरा दूसरा वाला कैलकुलेशन है उसमें 3D में है ना। Yes sir, in Fe2+. इन Fe2+, राइट, यहाँ पर ये Fe का चल रहा है और यहाँ पर ये Fe2+ का चल रहा है। ठीक है, द टेस्ट इलेक्ट्रॉन। अब एक एक करके नोटिस करते हैं। सबसे पहले Fe वाले एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ठीक है, लेट मी जूम इन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। यहाँ पर क्या क्या ये कह रहा है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू द राइट ऑफ द NSNP ग्रुप डजंट contribute to screening। ठीक है, सो बेसिकली इट इज सेइंग दैट जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, राइट में मतलब कॉन्फ़िगरेशन के कॉन्टेक्स्ट में राइट में अगर लिखा है तो वो स्क्रीनिंग में कॉज नहीं करेगा। इट इज मोर ऑफ अ लाइक फॉर्मेलिटी वाला पॉइंट, क्योंकि हम एनीवेज आउटर इलेक्ट्रॉन पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। देन नेक्स्ट पॉइंट देखना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम NSNP ग्रुप would contribute 0.35 E each to sigma। ठीक है, what is it saying? that जो सेम ग्रुप में जिसमें हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, जिसमें हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है 4s में? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो दो में से एक तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन ही है जिसके लिए हम लोग सिग्मा कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो उसको नहीं काउंट करेंगे। उसके अलावा और कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं दैट आर इन द NSNP group, the same NSNP group? 1 electron. There is just one electron. and that would contribute a value of 0.35 E. E is basically denoting the charge of electron to sigma। ठीक है, उसका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा सिग्मा में दैट विल बी 0.35। ठीक है, नाउ यहाँ पर एक एक्सेप्शन लाइक लिया जाता है। एक्सेप्शन इज हीलियम के केस में। ठीक है, हीलियम के केस में तो एक्चुअली कैसा हो गया, 1s2 हो गया ना। Yes यही sir। आउटर इलेक्ट्रॉन है, तो हीलियम में एक तो हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन हो जाता है और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन है उसका कंट्रीब्यूशन 0.35 नहीं लेते हैं, 0.3 लेते हैं। ठीक है, जस्ट एक छोटा सा पॉइंट है ध्यान में रखने के लिए, नथिंग मच टू वरी अबाउट। देन नेक्स्ट पॉइंट नोटिस करना, द इलेक्ट्रॉन इन द n-1th शेल। ठीक है, शेल वर्ड नोटिस करना, पूरा का पूरा n-1th शेल जो है उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं हर एक 0.85 ईच कंट्रीब्यूट करेगा टू सिग्मा। ठीक है, मैं एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करूंगा तो और अच्छे समझ में आएगा। अभी जस्ट लेट मी कंप्लीट द पॉइंट्स फर्स्ट। Yes sir। हाँ सर, अभी तो ऐसा लग रहा है हवा में तीर चल रहे हैं। हाँ, एंड देन द लास्ट पॉइंट सेज दैट इलेक्ट्रॉन
in the n-2th shell and lower, ठीक है, n-2th where n is the outermost shell जिसमें हमारा टेस्ट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, सो n-2th shell and उसके लोअर जितने भी शेल हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है दे कंट्रीब्यूट 1 ईच, ठीक है, दे कंट्रीब्यूट 1 ईच टू सिग्मा, ठीक है। नाउ अब आपके सामने वापस से अपन कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं तो आपको एक कैलकुलेशन भी समझ में आएगा, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन क्या था आप नोटिस करोगे, Fe 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 एंड 4s2, राइट। ये हमारा आयरन का कॉन्फ़िगरेशन था, राइट। Yes. अच्छा, इसमें अभी ग्रुपिंग भी कर देते हैं। ग्रुपिंग कैसा था, इफ यू रिमेम्बर द ग्रुपिंग, लाइक 1s का था, देन 2s 2p था, 3s 3p था, 3d और फिर 4s, इस तरीके की ग्रुपिंग थी। अब जो रूल कह रहा है वो कैसा कह रहा है, जो सेम NSNP ग्रुप में है, ठीक है, इसको मैं A पॉइंट और B पॉइंट इस कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, ब्लू कलर से। क्या कह रहा है, ये जो सेम NSNP ग्रुप में था वो उतना कितना कंट्रीब्यूशन आ रहा है सिग्मा में, 0.35, ठीक है। तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन है अपार्ट फ्रॉम द टेस्ट इलेक्ट्रॉन, 1 right? So there is just one electron and that is contributing how much, 0.35, ठीक है। देन इसके बाद में बोला कि जो n-1th शेल में है, राइट, ये n-1th शेल हो गया ना पूरा, Yes. Yes, sir. नोटिस करना ये वर्ड, ये C वाले पॉइंट का वर्ड नोटिस करना, इट सेज n-1th शेल में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 0.85। 0.85 कितने इलेक्ट्रॉन्स है ये n-1th शेल में, 14 14 you can see 14 इलेक्ट्रॉन्स है और हर एक कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है, 0.85, ठीक है। देन व्हाट इज इट दैट इट इज सेइंग इन द नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है, D पॉइंट में ये क्या कह रहा है, What is it saying? n-2 shell and lower n-2th shell, ठीक है, एंड लोअर शेल, ठीक है, जितने भी हैं। सो n-2th मतलब ये हो गया सेकंड और उसके लोअर जितने भी हैं, तो ये हो गए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 10 इलेक्ट्रॉन हो गए और ये 10 के 10 कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 1 ईच। तो इनका आपने यहाँ पर कैलकुलेशन करा तो आपका सिग्मा का वैल्यू 22.5 आ जाएगा। यू पुट दैट इन द फॉर्मूला ऑफ Z effective विल बी Z माइनस सिग्मा, है ना। Z is 26, सिग्मा is 22.5, तो आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस इज 3.75। सर जब 3s2 3p6 3d6 सबका सेम ही स्क्रीनिंग है तो उसको अलग अलग ग्रुप में क्यों ग्रुपिंग किया, यस सर n के बेसिस पे ही कर देते जिसका 3 है सब एक ग्रुप में। नहीं, वो ग्रुपिंग इसलिए कराया जा रहा है ताकि आपको जो टेस्ट इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नंबर 1 रीजन तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन आइडेंटिफाई करना रहेगा कि कौन से ग्रुप में है। आउटर पर वो तो वैसे ही हो जाएगा ना, ठीक है, हाँ वो है, मतलब मैं कह रहा हूँ ना, दिस इज नॉट समथिंग विच इज यू लाइक गो इनटू द nitty-gritties of this particular set of सर rules. तो बिना ग्रुपिंग किए भी सॉल्व कर सकते हैं ना। हाँ आप कर सकते हो, ठीक है, बट एडवाइस ये रहेगा कि आप ग्रुप्स क्रिएट करो। सर ये इसमें फाइनल Z effective 3.5 हुआ ना, 3.5 हुआ क्या अब इस हाँ सर बहुत भारी कैलकुलेशन है जिससे किया है। So isn't sigma 22.25? 22.25 होगा ये, ठीक है, 3.75 आंसर रहेगा। सर नाउ हाँ बोलो और सर वन डाउट बोलो सर, आपने वो 3s 3p 3d का ग्रुपिंग किया हाँ। सर, जब भी 3d आता है तो अगर हम n-1 शेल के लिए उसका चार्ज 1 ले लेते हैं ना, मतलब कंट्रीब्यूशन पूरे का सर, पर आपने इधर 0.85 लिया है ना। कब लेते हैं 1, कब लेते हैं सर अगर 3d n-2 के लिए 1 है ना,
नहीं नहीं वो तो है, मगर अगर डी या फिर एफ रहता है तो उनके लिए n-1 के लिए हम 1 ही लेते हैं शायद से। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना, नहीं तो नहीं, देखो n is the outer ये ना तो वैलेंस शेल का। ना तो मैंने Sir? रूल बनाया ना तुमने रूल बनाया, ठीक है। 4s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो फिर उसको 2 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया वो बी रूल वाले एक में? एक तो हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन ही है ना जिसके लिए हम अच्छा, तो वो एक्सक्लूड करना है। हाँ जिसके लिए फाइंड तो कर रहे हैं अगर वो खुद पे कभी थोड़ी ना लगाएगा। 3d6 में रहे मतलब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन तो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट। ओके। So हाँ so you said that within a shell SPDF, is it going to be same the screening or different? Because नहीं डिफरेंस होगी, एज आई सेड ना, ईच इलेक्ट्रॉन का स्क्रीनिंग डिफरेंट है। हाँ sir, so here why are we taking it as one? मतलब we are taking one value for a particular group. For all together. सिंप्लीफिकेशन करा हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि दिस इजंट समथिंग रोबस्ट, दिस इजंट समथिंग एक्यूरेट। So the difference in Not screening between the electrons of one shell is negligible. Is it that way? So मतलब each इसका they have taken it as a combined, मतलब each का they have taken and we get this value. एवरेज आउट कर दिया है आप ऐसे मान के चलो। अच्छा सर मुझे एक डाउट था कि सर जैसे हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन के लिए ये Z इफेक्टिव निकाला, वैसे ही हम लोग एक शेल के लिए भी निकाल सकते हैं क्या? इस पूरे शेल के लिए, एक पूरे शेल के लिए आपको सिर्फ रूल फॉलो करना है, ठीक है। अगर रूल में वैसा लिखा हुआ है तो आप वैसा कर सकते हो, ओके उससे डेविएट नहीं करना है। ठीक है। हाँ सर आप मॉड्यूल का जो पेज नंबर 161 है सर, हाँ। उसमें सर लिखा है कि डी और एफ ऑर्बिटल के लिए n-1 रहेगा तो उसमें 1 चार्ज लेते हैं। तो वो अरे that is the case when D and F have the last orbital. सो ये अब It could be हम possible. नेक्स्ट वाले इसके ऊपर आएंगे ना, तो आपको समझ में आएगा। तो आप यहाँ पर नोटिस करना, इसकी भी मैं कैलकुलेशन एक बार बता देता हूँ, that if the test electron, that is our outer electron, is it is present in the ND और NF group, तो हम लोग क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सो यहाँ पर अगेन पहला स्टेप तो सेम ही है कि अगर इसके राइट में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो वो स्क्रीनिंग को कंट्रीब्यूट नहीं करते हैं, लाइक आउटर इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही कैलकुलेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसा लिखा है, जो इलेक्ट्रॉन सेम ND या NF ग्रुप में प्रेजेंट होंगे जिसमें हमारा आउटर इलेक्ट्रॉन था, तो वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जैसा यहाँ पे लिखा है, दे कंट्रीब्यूट 0.35 टू सिग्मा। एंड नेक्स्ट पॉइंट नोटिस करना, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ ND और NF ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स to the left of ND और NF group, they all contribute 1 each to sigma, ठीक है। बस इतना सिंप्लीफाई कर दिया, इसमें अब और कुछ दिमाग नहीं लगाया, इसको काफी सिंप्लीफाई करके आपके सामने प्रेजेंट कर दिया। तो जैसे अब आपको यहाँ पे टेस्ट करना था, अपन नोटिस कर लेते हैं। हम लोग अभी यहाँ पर Fe2+ के कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात करते हैं। Fe2+ का कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6, राइट। तो अब इसमें कैसा है आप नोटिस करोगे, एक तो हो गया सेम ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स, लाइक तो ये सेम ग्रुप हो गया 3d, राइट। दिस इज अ ग्रुप ना, बिकॉज हमने ग्रुपिंग किस तरीके से करी थी, द ग्रुपिंग वाज डन इन दिस वे, 1s 2s 2p 3s 3p 3d एंड सो ऑन सो फोर्थ। सो सेम ग्रुप के कितने जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 0.35, ठीक है। 36 नहीं 35 था वो, तो ये 5 इलेक्ट्रॉन आएंगे यहाँ पे, 6 नहीं रहेंगे, एक तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन रहेगा ना। yes Yes sir. ठीक है। तो यहाँ पर 5 into 0.35 ईच, एंड देन जितने भी अब इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये इनर इलेक्ट्रॉन्स हो गए बाकी सारे, ठीक है। लाइक ऑल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट टू द लेफ्ट ऑफ, ठीक है, जो C वाला पॉइंट है,
ये कैसा हो गया, लाइक टू द लेफ्ट जितने भी हैं यहाँ पर, तो ये कितने हो गए इसके लेफ्ट में, एज यू कैन नोटिस 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आई थिंक कोई और कलर यूज करना चाहिए, ब्लू कलर यूज कर लेते हैं, लाइट ब्लू। ठीक है, ये 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। ये कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, दे आर कंट्रीब्यूटिंग 1 ईच। ठीक है, तो यू कैलकुलेट सिग्मा का वैल्यू बेस्ड अपॉन दैट एंड देन कम अप विद जेड इफेक्टिव। ठीक है, जेड इफेक्टिव कितना हो जाएगा यहाँ पर 6.25। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब ऐसा है कि ज्यादा डिटेल में जाओगे आप इसके कैलकुलेशन की तो आपको ज्यादा डाउट्स आएंगे ही। जैसा अभी आप लोग स्टार्ट कर चुके हो पूछना क्वेश्चन कि सर इस ग्रुप में ऐसा, उस ग्रुप में वैसा क्यों, लाइक व्हाट इज इट दैट इज मेकिंग अ डिफरेंस। तो ये क्या है, सब एवरेज आउट है, लाइक सिंप्लीफाइड वर्जन है ऑफ ट्राइंग टू कम अप विद सिग्मा। ठीक है, व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, दिस इज इन फैक्ट, हाँ बोलो बोलो। So can you just scroll up to point A of NDNF for 1 second? Yes, sir. Yes. Point A of NDNF. Electron present to the right of NDNF don't cause screening. मतलब outer electrons don't cause screening. Unit of Z effective is the same as Z only. मतलब it just is charge. So, हाँ. So which are the outer electrons? Like after ND and NF, there shouldn't be any electron in the configuration, right? हाँ हाँ, मतलब मैं वही कह रहा हूँ ना कि ये पॉइंट एक्चुअली रिडंडेंट है, जो पहले पॉइंट्स है ना दोनों के, मतलब दे आर जस्ट हाईलाइटिंग दिस फैक्ट दैट जो आउटर इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इनर इलेक्ट्रॉन को शील्ड नहीं करते हैं, इनर इलेक्ट्रॉन आउटर को शील्ड करते हैं। So one more thing. So is it that in every case the outer electron will have the maximum shielding? The outer electrons will experience the least nuclear charge, na? But so in this case, when we found the Z effective, it was 3.75, right? So isn't that the shielding of the outer electron? नहीं, आप पहले अपनी लैंग्वेज को करेक्ट करो। शील्डिंग इज कॉज्ड बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स। Okay. Effective nuclear charge is what we are calculating, that is experienced by the outer electron. Okay. तो यहाँ पर जो ये हमने कैलकुलेशन करी लेफ्ट हैंड साइड पर, तो हमने ये समझ में आया कि जो ये 4s का इलेक्ट्रॉन है, जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, दैट इज एक्सपीरियंसिंग an effective nuclear charge of 3.75 only. Okay, sir. Okay, sir. Thank you. ठीक है Sir. हाँ. Sir, this shielding effect is because of electron repulsion, right? So इसको आप इस तरीके से समझ के चलो दैट जैसा अपन ने यहाँ पे डिस्क्राइब किया ना, न्यूक्लियस सेंटर में है और उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। Yes, sir. नाउ जो आउटर इलेक्ट्रॉन है, अब वो न्यूक्लियस का कंप्लीट चार्ज नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा है। ठीक है, न्यूक्लियस का कंप्लीट चार्ज क्यों नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहा है? बिकॉज यहाँ बीच में इनर इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो प्रेजेंट। Yes, sir. ठीक है, अब वो इनर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, ठीक है, बेसिकली दे आर रिपेलिंग दिस आउटर इलेक्ट्रॉन। Yes, sir. ठीक है, बट रादर देन ट्राइंग टू क्वांटिफाई दैट electron interaction, a simplified version of dealing with multi-electron systems is that if I was to take up this inner electrons and see how they are affecting the outer electron, in the sense हम लोगों ने ये स्लेटर्स रूल या जो भी कैलकुलेशंस है कैसे करी, हम लोगों ने ये नोटिस करा कि इस आउटर इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के लिए कितना एनर्जी लगेगा। Yes, sir. ठीक है, आयनाइजेशन एनर्जी का डेटा बेसिकली इज द बेसिस ऑफ सच रूल्स।
राइट. सो ये जो इनर आउटर इलेक्ट्रॉन है, ये कितना एनर्जी देने के बाद में इजेक्ट हो जाएगा, इज गोइंग टू बी रिलेटेड टू हाउ मच attraction it experiences from the nucleus. Right. So now that attraction isn't a complete attraction that would have been because of all the protons that are there, because these inner electrons, they are shielding that charge, they are screening that charge, they are not letting this outer electron experience that charge. So okay, that's what we are now. Also sir, this Z effect can be calculated for any electron, right? Means not only the outer. नहीं, ये रूल्स जो है ये आउटर इलेक्ट्रॉन के लिए वर्क करेंगे आपके लिए. ठीक है, आप बीच के इलेक्ट्रॉन्स के लिए करोगे तो इट वुडंट गिव यू द एक्यूरेट. सर बीच के किसी इलेक्ट्रॉन के लिए हम लोग बोल देंगे ना कि आगे उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन को मत कंसीडर करो, पे लगा के निकाल लेंगे. I have personally not seen these rules being used in this way in any of the textbooks. ठीक है, अभी मैं तो कोई प्रकांड पंडित हूँ नहीं कि जिसने स्लेटर्स रूल बनाया है तो आई गिव यू द अथॉरिटी कि सबके लिए बीच में जाके यूज कर लो. आई हैव पर्सनली नेवर सीन इट एनी इन टेक्स्ट बुक जहाँ पर ऐसे अंदर रैंडमली किसी इलेक्ट्रॉन के लिए यूज हुआ है. ठीक है, आई हैव ओनली सीन दिस बीइंग यूज्ड फॉर आउटर इलेक्ट्रॉन्स. सर तो अगर गलती से किसी ने पूछ लिया तो बस ये कंसीडर करेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन इन क्वेश्चन है वो आउटर इलेक्ट्रॉन है और बाकी सब इनर है. हाँ, एक से बाकी सारे अगर स्पेसिफाई नहीं करा जा रहा ना किसी क्वेश्चन में, मतलब मान लो आपके सामने क्वेश्चन आया है कि फलाना फलाना का Z इफेक्टिव निकालो. ठीक है, आपको ऐसा बोल दिया कोबाल्ट 3+ आयन का Z इफेक्टिव निकालो, तो बाय डिफॉल्ट आपको उसके आउटर इलेक्ट्रॉन का ही Z इफेक्टिव निकाल के देना होता है. हाँ सर निकाल. ठीक है सर. हाँ, so shielding effect in hydrogen atom will be 0, right? Because there's only one electron. हाँ. Okay. सर पर वो लोग कभी ऐसा कुछ नहीं पूछे ना कि फाइंड द Z इफेक्टिव ऑफ 2p6 या फिर 2s2. नहीं. ठीक. Sir. हाँ. So in this case the outermost electron वाला जो शेल था 4s2 था, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन थे, so we multiply 1 into 0.35. But sir, suppose the outermost shell was 3p6 and then we have to find, so we'll count the electrons of 3s2 and then multiply with 0.35 since they belong to the same group. Yes, that's why we did that grouping to start with. Thank you. ठीक है. Now अब यहाँ पर नोटिस करना. हाँ सारा करता है. अब नोटिस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आपके लिए रहेगा, एक तो ये कैलकुलेशंस हो गई Z इफेक्टिव की. ठीक है, होपफुली आपसे कैलकुलेशंस कभी पूछी नहीं जाएंगी. बट अगर मुझे इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट टेक अवे समझना होगा, जो ध्यान में रखना होगा, वो नोटिस करना when this Z effective is calculated for different elements. ठीक है, अब अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि मैं एलिमेंट्स का Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट मैं कौन सा इलेक्ट्रॉन चूज कर रहा हूँ जिसके लिए मैं Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूँ? outermost electron. ठीक है, सो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के लिए मैं Z इफेक्टिव कैलकुलेट कर रहा हूँ डिफरेंट एलिमेंट्स का. तो उसमें मुझे यहाँ पर एक ट्रेंड दिख रहा है. ठीक है, व्हाट इज दैट ट्रेंड? ये ट्रेंड आपको नोटिस करना है दैट एज वी मूव लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड we find that Z effective increases. ठीक है, Z effective का वैल्यू बढ़ता है. ठीक है, विदाउट डूइंग द कैलकुलेशन ऑल्सो आप देख सकते हो, आप समझ सकते हो, क्योंकि आप लेफ्ट टू राइट जाओगे तो ये Z बढ़ेगा एक वैल्यू से. Yes sir. और सिग्मा जो है वो एक से थोड़ा ना बढ़ेगा. It increases by a less than 1 factor. ठीक है, तो यहाँ पर Z effective का वैल्यू जो है लेफ्ट टू राइट में इंक्रीज करता है. दूसरा पॉइंट, अगर हम टॉप टू डाउन जाए, ठीक है, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू डाउन, ठीक है, इन अ ग्रुप, तो यहाँ पर आप नोटिस करना Z इफेक्टिव रिमेन्स ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ठीक है, आप जब कैलकुलेशन करोगे तो आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन मिलेगा. हाँ सर, वो लिथियम और सोडियम का अलग होता है. हाँ, फर्स्ट सेकंड रो में थोड़ा फ्लक्चुएशन मिलता है, बट देन एज यू गो डाउन Z इफेक्टिव ऑलमोस्ट रिमेन्स
कांस्टेंट। ये ट्रेंड आप डेफिनेटली याद रखोगे, ये ट्रेंड कंसिस्टेंटली कंटिन्यूअसली यूज होगा इन ऑल द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, बाकी तो फिर ये एक एग्जांपल था जस्ट टू डू द कैलकुलेशन ऑफ z इफेक्टिव। ठीक है, बेस्ड अपॉन द सेम सेट ऑफ रूल्स जो हमने ऊपर डिस्कस करे। ठीक है, यहां तक समझ में आया व्हाट इज z इफेक्टिव? यस सर। ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए उसका ट्रेंड रहेगा। ठीक है, अब हम अपनी प्रॉपर्टीज स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, हाँ बोलो। Sir, if the z effective is increasing from left to right in a period, can we deduce that, like, we know that the size of the element also decreases, so is it correlated? वही करेंगे अभी हम। That is what we are going to do right now. Sir, so Z effective is the highest for noble gases. In a period अगर आप जाओगे तो yes. Okay. इनफैक्ट मैं इतने पार्ट को बस उठाकर सर ये नोट्स जो आप भेजोगे इसको शुड वी राइट इट डाउन और कैन वी आल्सो टेक अ जेरोक्स? नहीं, आपको लिखने हैं भाई। यस सर। आप लोग जेरोक्स निकालोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, ऑलराइट। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं डिस्कशन प्रॉपर्टीज का, जिसमें पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे दैट इज ऑफ साइज। ठीक है, सो लेट्स लुक एट दैट डिस्कशन। Let's look at the first periodic property, that is atomic size. Atomic size या atomic radius. तो इसमें आप नोटिस करना before I even start discussing the trend of atomic size या फिर exceptions of those trends etc. सबसे पहले इस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं that what do we mean by atomic size and what is it that we are not going to do and what is it that we are going to do. Okay, when I say the word atomic size, I think everyone is very comfortable with the word. You all understand that atomic size will refer to the size of the atom of an element. Okay, now the first thing that comes to your mind is that if based upon the knowledge of atomic structure, okay, we are कैलकुलेटिंग द साइज ऑफ एन एटम, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कैसे सोचेंगे, हम लोग जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा उसके ऑर्बिटल का साइज लेंगे एंड उसको हम लोग एटम के साइज के बराबर रख देंगे, राइट? आई थिंक दैट वुड बी द फर्स्ट थॉट दैट शुड कम इनटू योर माइंड। यस, कि हम लोगों ने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में देखा है, पढ़ा है, समझा है, उसके हिसाब से हम लोग वर्क कर लेंगे। ठीक है, नाउ देयर आर एक्चुअली मल्टीपल प्रॉब्लम्स विद दैट। वन ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम्स इज दैट size which you would be talking about is going to be a size corresponding to an isolated atom. ठीक है, how that atom is in an isolated manner. And it is also going to be based upon theoretical calculations from quantum mechanical models, which might not be accurate because they are governed by Heisenberg's uncertainty principle.
नाउ रादर देन, ठीक है, यहां पे नोटिस करना, रादर देन getting into that theoretical calculation and taking that as size of atom, what we do over here is we understand or we measure the size of the atoms based upon experimental techniques. ठीक है, what are these experimental techniques? इनका एक थोड़ा सा आइडिया मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. And based upon those techniques, that experimental data of size of atom is tabulated, is presented in the literature, and उसी डेटा का ट्रेंड्स या उसी डेटा का पैटर्न is what we are going to observe. So यहाँ पर आप नोटिस करना, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, while measuring the atomic size of elements we use. सर हाँ बोलो. सर कुछ समझ नहीं आ रहा. आप कंप्लीट तो होने दो ना एक बार, आएगा थोड़ा सा वेट करो. सो यहाँ पे आप जैसे पैराग्राफ नोट करोगे, that while measuring the atomic size of elements we use certain approximated ways and experimental techniques. What are those ways, what are those techniques, मैं elaborate करूंगा. And the reason we are going with that is because the actual size of atom is not accurate, is not something which even the quantum mechanical model is able to accurately tell us that, you know, this is what the exact size of the atom is, because quantum mechanical model is based upon Heisenberg's uncertainty principle, which is based upon probability, okay, not deterministic calculations. अब आप नोटिस करोगे यहाँ पर that what are these experimental techniques or methods. So depending upon the type of element and the method of determination, कुछ experimental techniques किस तरीके से रहेंगी. So सबसे पहला नोटिस करना, it is called as covalent radius. ठीक है, क्या रहेगा ये covalent radius, ये आप नोटिस करना. This is a technique that is used primarily for non-metals because non-metals are going to form these covalent bonds. ठीक है, sometimes metal के लिए भी covalent radius report किया जाता है, but those are based upon metals forming covalent bonds in certain compounds. आप बाद में पढ़ोगे coordination compounds and organometallic compounds, तो उसमें metals जो रहते हैं ये भी covalent bonds बनाते हैं. Now ये covalent radius कैसे measure किया जाता है, यहाँ पे आप notice करना. So you have, say for example, hydrogen as an element जिसका आपको covalent radius determine करना है. तो ये कैसा measurement रहेगा, कैसा technique रहेगा. So you take into account H2 molecule. Then H2 molecule का nucleus का positions आप experimentally determine करने का कोशिश करते हो. ठीक है, electron isn't something which you are able to determine the exact position of. ठीक है, but अगर आपके पास में एक मॉलिक्यूल है तो उसकी न्यूक्लियस की पोजीशन या न्यूक्लियस की लोकेशंस आप फिर भी एक्यूरेटली डिटरमाइन कर सकते हो. तो यहाँ पर जैसे H2 मॉलिक्यूल लिया, H2 मॉलिक्यूल में, ठीक है, यू हैव अ सैंपल, ठीक है, यू हैव अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एंड देन यू like analyze that sample through certain experimental techniques in which you find out the closest distance between two nuclei. ठीक है, आपको यहाँ पर closest distance मिल जाएगा between two nuclei and half of that distance is assigned as the covalent radius of hydrogen atom. okay? जो दोनों न्यूक्लियाई है उनके बीच का जो डिस्टेंस है उसको आप हाफ कर दोगे, उसको आप कोवेलेंट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम
नोट करोगे. Now definitely again when you look at this measurement, when you look at this technique, तो आपके दिमाग में डाउट आएगा कि सर this is something which is lesser than the actual size of the atom, because when we are talking about an atom, nucleus के around electron. Okay, so this should be a measure of the accurate size of the atom. But यहाँ पर जब आप एक बॉन्डेड फॉर्म में देख रहे हो, ठीक है, एक हाइड्रोजन का एटम था और दूसरा एटम भी हाइड्रोजन का आया एंड आपस में उन्होंने बॉन्ड फॉर्म किया, तो कैसा होता है, like the atoms come close to each other and there is some overlapping that is going to happen. Yes sir. And because of that overlapping, आप जो ये distance measure कर रहे हो, this isn't equal to 2r, मतलब like in fact it is less than 2r if I was to take r as the size of each circle over here. ठीक है, so आपका thought सही है, but the reason why this is the way in which atomic size is measured or calculated and tabulated in the literature is because we need this size ka data and its pattern only, so as to be able to understand the macroscopic behavior or other chemical properties associated with elements, right? We don't, or we aren't really bothered about that वो जो element है उसके isolated atom का size क्या है, कैसा है, ठीक है. We are actually more concerned about that when जब ये atom दूसरे atoms के साथ में interact करेगा, like bond बनाएगा या उनके साथ electrons exchange करेगा, right? So at what distance one nuclei will be from the other nuclei, and that is where such experimental measure of size of atoms is a better one. Spammer. Spammer sir. सर मुझे लगता है इसके पहले भी जो चिल्लाया था वो शायद हाँ सर, सर वही. हाँ सर, आप स्पैमर से बतियाने और नाम भी क्या ज्वाइन किया है? हाँ, क्या नाम ज्वाइन किया है? एक दो बार नहीं, एक तो श्वेता करके किसी ने ज्वाइन किया. श्वेता वाला कार्ड किसी को पता है तो कोरिलेट कर सकता है. हाँ, एक मिनट, लेट मी अलाउ, इसमें वो कर देते हैं, क्या बोलते हैं, मीटिंग रूम. ठीक है, अभी मिहिका चंद्रा है क्या हमारे बैच में? हाँ हाँ सर. यस सर है. हाँ, अब यहाँ पे नोटिस करना, जैसे मैंने एग्जांपल लिया ये H2 का, ठीक है, दिस इज कोवेलेंट रेडियस. Another radius which is also measured or reported, that is called as metallic radius. Generally metals के लिए रिपोर्ट किया जाता है. ये metallic radius कैसे इकट्ठा करा जाता है, तो जो metals होते हैं again they are found in nature in form of solids, ठीक है, और कैसे solids रहते हैं, they are actually crystalline solids, like there is a regular pattern of arrangement of these atoms, ठीक है. Again these solids are studied, ठीक है. In fact मैंने आपको शायद एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्रिस्टलोग्राफी वर्ड बताया था. हाँ सर, यस. उसमें कैसा स्टैन एंड गेलार्च एक्सपेरिमेंट. नहीं, वो तो अलग था, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट. सॉरी सर, डेविसन एंड जर्मर. यस सर. ठीक है, तो इसमें कैसा रहता है क्रिस्टलोग्राफी में, they use again electron beam या x-rays to locate where the nuclei are present, ठीक है. न्यूक्लियाई का लोकेशन आइडेंटिफाई करने के बाद में, ठीक है, ये वर्ड यहाँ पे अभी बस लिखे रहने देना, ठीक है. ये वर्ड आपको बाद में समझ में आएगा, व्हाट डज क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म मीन, ठीक है. बाद में जब आप सॉलिड स्टेट चैप्टर करोगे तो उसमें ये क्लोज्ड पैक्ड फॉर्म वर्ड यूज किया जाता है. अभी के लिए जस्ट लेट इट बी इन द डेफिनेशन. सो क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स देखेंगे, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में उनके क्लोज पैक्ड फॉर्म्स एक्चुअली, क्योंकि ऐसा नहीं है कि
एक ही टाइप का क्रिस्टल बनता है, जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एज एन एलिमेंट है, ठीक है। सो आयरन एज एन एलिमेंट के एक्चुअली मल्टीपल टाइप्स के क्रिस्टल ऑब्जर्व होते हैं, ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का क्रिस्टल होता है। तो उसमें जो क्लोज पैक्ड वाला स्ट्रक्चर होता है, जो क्रिस्टल होता है, दैट इज समथिंग विच इज यूज्ड फॉर सच कैलकुलेशन। तो उसमें अगेन व्हाट दे डू इज दैट दे डिटरमाइन द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई वो लोग देखते हैं, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई मेजर करते हैं, और इसका हाफ इज रिपोर्टेड एज द मेटालिक रेडियस, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियाई किन के बीच में, जो नियरेस्ट नेबर्स रहते हैं, ठीक है, उनके बीच के न्यूक्लियाई का डिस्टेंस लेंगे एंड डिवाइड बाय 2 कर देंगे एंड उसको मेटालिक रेडियस रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। ये मेटालिक रेडियस रहता है। Sir, could you please just repeat that? हाँ, सो हम लोग यहाँ पर एटॉमिक साइज के एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने एक आपके साथ कोवेलेंट रेडियस डिस्कस करा, दूसरा मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज कॉल्ड एज मेटालिक रेडियस, ठीक है। मेटालिक रेडियस ये टिपिकली मेटल्स के लिए यूज होता है, और इसका मेजरमेंट कैसे करा जाता है, जो मेटल्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको एनालाइज करते हैं, राइट, एंड उन क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स में से, ठीक है, जो क्लोज फॉर्म वाले क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं, उनमें जो नियरेस्ट नेबर्स होते हैं, लाइक लेट्स से एटम्स रेगुलरली अरेंज्ड हैं, तो जो नियरेस्ट नेबर्स हैं उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस लेते हैं एंड डिवाइड दैट बाय 2 इज रिपोर्टेड एज द मेटालिक रेडियस। सर ये ब्रैकेट इनकम्प्लीट है क्या? Same question, sir. Or is it only R? अरे वो R सबस्क्रिप्ट ऐसे, अच्छा वो स्कैन नहीं होगा। मेटालिक में डबल टी थोड़ा ना आता है, डबल एल आएगा ना? नहीं सर, उसमें डबल एल आता है, डबल एल आता है, मेटालिक में डबल एल आएगा ना? ये इस बच्चे की भी इंग्लिश कमजोर है। यस सर, बहुत सारे ऐसे हैं। आपने नहीं लिखा सही। कोई नहीं। Sir, in this the atoms do not overlap, right? In this the atoms आयोनिक बॉन्ड बनाते हैं ये। नहीं, मतलब देखो वो क्या है, यहाँ पे ड्रॉ करने का तरीका है, like nobody is going to be able to tell you, you know, this is the circumference या this is the circumference, मतलब that is something which we can't locate. इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन नहीं लोकेट कर पाते हैं, all we are able to do is locate the nuclei, ठीक है। अब वो तो उसके अराउंड ऐसे सर्कल बना के एटम डिनोट कर देते हैं। जब हम लोग स्टडी करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स को, तो वी टेक एन अजम्पशन दैट एटम्स आर लाइक हार्ड स्फीयर्स, हम लोग ये अजम्पशन लेकर स्टडी करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर क्या करा, ओवरलैप वगैरह नहीं दिखाया, जस्ट ऐसे हार्ड स्फीयर्स की तरह उनको प्लेस कर दिया, दैट्स इट। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियाई की पोजीशन लोकेट कर पाते हो। सर मुझे एक डाउट था कि से था इसमें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर मतलब क्या, वो ओर में जो अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है वो है? वही मतलब रेगुलर पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स रहता है। ओके, ठीक है सर, इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस है वो ब्रैग्स लॉ से फाइंड करते हैं। हाँ कि कैसे? ओके सर, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे नोटिस करना, ध्यान से समझना, अगर किसी एलिमेंट के लिए मेटालिक या कोवेलेंट दोनों रेडियस रिपोर्ट करे जाते हैं, ठीक है। सो टिपिकली द ट्रेंड दैट वी हैव ऑब्जर्व्ड इज दैट मेटालिक रेडियाई और मेटालिक साइजेस आर मोर एज कंपेयर टू द कोवेलेंट रेडियाई, ठीक है। एक जनरल ऑब्जर्वेशन है, तो ये आप एज अ नोट ध्यान में रखना, अगर किसी एलिमेंट के लिए दोनों रिपोर्ट करे जा रहे हैं तो। देन बट सर, हाँ बोलो sir, how can we report both metallic and covalent radii for a particular element, because it can either form ionic or a covalent bond, right? नहीं, दोनों हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे मेटल्स जो हैं, ठीक है, मेटल्स टिपिकली आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं,
Yes, sir. ठीक है, बट देयर आर अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स जिसमें मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड्स भी फॉर्म करते हैं. Okay, so they form both. Means a particular metal can form both ionic and covalent bond. हाँ हाँ हाँ, जैसे आप सीखोगे, देयर इज दिस अनदर चैप्टर इन इटसेल्फ, आप बाद में पढ़ोगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स करके एक चैप्टर आएगा. Yes, उसमें आप sir. पढ़ोगे जो डी ब्लॉक के, जैसे एस ब्लॉक के जो मेटल्स हैं, ठीक है, एस ब्लॉक के मेटल्स दे टिपिकली फॉर्म आयनिक बॉन्ड्स ओनली, ठीक है, बट जो Yes, sir. डी ब्लॉक वाले हैं, ठीक है, उसमें यू विल फाइंड एलिमेंट्स टू बी फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स एज वेल एज आयनिक बॉन्ड्स. Okay, दोनों sir. करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल KMnO4 है, ठीक है, तो KMnO4 में अभी कैसा है, K प्लस और MnO4 माइनस आयन रहता है. लाइक जो पोटेशियम एज अ एस ब्लॉक मेटल है, ये टिपिकली कटायन अनायन रहते हैं, लाइक आयनिक बॉन्ड्स फॉर्म करते हैं. बट अब जैसे ये मैंगनीज है, डी ब्लॉक का जो मेटल है, तो ये मैंगनीज का आप लोग नोटिस करोगे, बाद में आप Yes, sir. पढ़ोगे तब आप इसके लाइक स्ट्रक्चर्स भी ड्रॉ करोगे, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड्स बना रहा है. Okay, sir. ठीक है, इस तरीके से रहता है. तो जिन एलिमेंट्स के लिए, जैसे मैंगनीज है, तो मैंगनीज के लिए अगर कोवेलेंट रेडियस एज वेल एज मेटालिक रेडियस दोनों देखा जाएगा, तो टिपिकली द ऑब्जर्वेशन इज दैट मेटालिक रेडियस आर greater Also, value sir. as compared to covalent radii. Also, sir, this metallic radius greater than covalent radius is means we are considering a particular element, right? Means metallic Particular radius of some. एलिमेंट के लिए, पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बात कर रहे हैं. Okay, sir. ठीक है. हाँ, तृप्ति आपका क्वेश्चन होल्ड रखना, आई विल जस्ट इलैबोरेट ऑन दैट क्वेश्चन इन 2 minutes. एक बार बस मुझे ये थर्ड वाला पॉइंट क्लोज करने दो. वंडर वॉल रेडियाई, ये भी एक टाइप का रेडियाई होता है, ठीक है, दैट इज यूज्ड and it is generally used for noble gases, ठीक है, because noble gases they don't form any compounds as such. It is also sometimes reported for non metals also, ठीक है. कैसे इसका मेजरमेंट होता है, बेसिकली एक नोबल गैस को सॉलिडिफाई करते हैं लो टेम्परेचर्स पे, एंड देन द डिस्टेंस बिटवीन सक्सेसिव न्यूक्लियाई आर मेजर्ड, ठीक है. इसका नाम वंडर वॉल इसलिए रखा जाता है बिकॉज इन सच कंडीशंस, लो टेम्परेचर कंडीशंस में जब नोबल गैसेस सॉलिडिफाई करते हैं या लिक्विफाई करते हैं, तो जो फोर्सेस दैट होल्ड देम टुगेदर दे आर कॉल्ड एज वंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है. एंड हेंस द नेम गिवन टू दिस रेडियाई इज कॉल्ड एज वंडर वॉल रेडियाई, ठीक है. एंड द फोर्स इज वेरी वीक, ठीक है. सो द फोर्स इज क्वाइट वीक एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस the value of this van der Waal radii is also quite large, quite high as compared to the other radii, ठीक है. तो इसमें जैसे H2 है, ठीक है, हाइड्रोजन गैस है, तो हाइड्रोजन एज एन एलिमेंट का भी van der Waal radii रिपोर्ट कर देते हैं. कैसे हाइड्रोजन गैस को सॉलिडिफाई करते हैं, ठीक है, काफी लो टेम्परेचर्स लगते हैं. आई थिंक इफ आई करेक्टली रिमेंबर, हाइड्रोजन गैस को सॉलिडिफाई करने के लिए 12 केल्विन से भी कम टेम्परेचर चाहिए होता है. तो अंडर दोज कंडीशंस, ठीक है, these hydrogen molecule are going to be, you know, close to each other, ठीक है. and इसमें then the distance between the successive nuclei, ठीक है, जो H2 molecule है, दूसरा H2 molecule है, right, इनके जो neighboring molecule है, उनके न्यूक्लियाई के बीच का डिस्टेंस को कैलकुलेट करा जाता है और उसको रिपोर्ट करा जाता है using half of that is reported as the van der Waals radius, ठीक है. and of course now you can also understand this simple fact that अगर किसी element के लिए both van der Waal and covalent radii are measured, so definitely the van der Waal radii is of a much larger value as compared to the covalent radii, ठीक है. ये भी एक measurement रहता है. now अब एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करना और ध्यान से सुनना, बिकॉज आप लोगों को खुद को ये बाद में डाउट आएगा, दैट जब आप रेडियस का या एटॉमिक साइज का डेटा नोटिस करोगे, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जैसे आपके सामने एक सोर्स तो हो गया आपकी बुकलेट, ठीक है, दूसरा सोर्स आपके सामने रहेगा से NCERT का टेक्स्ट बुक अगर आप उठाओगे तो, तीसरा सोर्स आपके सामने रहेगा JD Lee,
अगर आप जेडी ली से रेफर करोगे इस चैप्टर को, राइट। चौथा सोर्स कोई और बुक रह सकती है, एंड आई कैन गिव यू विद गारंटी सब सोर्सेज में, ठीक है, ऑलमोस्ट सब सोर्सेज में डेटा स्लाइटली डिफरेंट रहेगा। जेडी ली का तो थोड़ा डिफरेंट है सर, ठीक है, इतना तो मुझे भी पता है। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना, अभी आप बुकलेट का, एनसीईआरटी का, जेडी ली, तीनों का डेटा उठा के देखोगे ना, atomic size का of elements, you will find that the actual values that are reported कि कितना angstrom diameter है, कितना angstrom radius है of this element, that element, you will find the data to be different. It will not match. ठीक है, and in fact even in standard handbooks, मतलब जो ऐसे globally follow करी जाती हैं, जिनमें like they are considered as a data repository, उनको भी अगर आप नोटिस करोगे तो उनमें भी आपको डिफरेंट हैंडबुक्स में डिफरेंट डेटा मिल जाएगा। ठीक है, सो but these are like standard experiments, right? हाँ, these why are is the difference coming? correct sir, these are standard होता है ना, करंट भी हो सकता है, ठीक है, but then they aren't just one way of doing these experiments. These experiments aren't like quite simple कि you know measurement किया और data आ गया। ठीक है, there are many parameters which are taken into account within these experiments. These are complex experiment, मतलब जैसे जो मैंने बताया ना, न्यूक्लियस की पोजीशन लोकेट करने का तरीका होता है, तो इट इज डन थ्रू अ टेक्निक कॉल्ड एज एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी। अब वो इट इजंट अ सिंपल टेक्निक जिसमें यू नो जस्ट एक स्टैंडर्ड तरीका है जिससे कैलकुलेशन हो जाती है। इनफैक्ट देयर आर टाइप्स ऑफ एनएमआर आल्सो व्हिच वेरी। नाउ कभी किसी साइंटिस्ट ने किसी तरीके से लाइक मेजरमेंट किया और उससे डेटा टैबुलेट करा, किसी दूसरे साइंटिस्ट ने किसी दूसरे तरीके से, लाइक इंस्टेड ऑफ यूजिंग वन टाइप ऑफ एनएमआर दे यूज अनदर टाइप ऑफ एनएमआर एंड मेजर करा एंड टैबुलेट करा। अब द थिंग इज, ऐसा कौन सही है कौन गलत है इजंट अ डिबेट, दैट इज amongst the scientists, they don't bother about it। ठीक है, what they are more bothered about is that अगर किसी एक particular बुक में किसी एक पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने कोई एक पर्टिकुलर तरीका यूज करके मेजरमेंट्स करे हैं और सारे एलिमेंट्स के लिए वैसा ही टेक्निक्स यूज करके मेजरमेंट्स करें हैं, तो उनमें ट्रेंड्स क्या है, व्हाट इज इट दैट वी अंडरस्टैंड एज ट्रेंड्स। So that is of more of a focus rather than you know getting into nitpicking of exact values कि अरे मतलब इस बुक में 1.21 डेटा है और उस बुक में 1.23 डेटा है, तो अब मैं किसको सही मानूं किसको गलत मानूं, मेरी जिंदगी तबाह हो गई। उतना ड्रामा मत क्रिएट करना। हाँ सर, ठीक है, कोई। Yes sir। तो सर अगर ऐसा कुछ याद करना पड़ेगा तो एनसीईआरटी को मतलब देयर इज नो भगवान मान लेना क्वेश्चन जिसमें आपसे एग्जैक्ट डेटा पूछा जाएगा, फिर तो मस्त। ठीक है, देयर इज नो क्वेश्चन जिसमें आपको बोला जाएगा कि मुझे लाइक साइज बताओ। ठीक है, थोड़े बहुत ट्रिकी क्वेश्चंस रहेंगे, लाइक इन योर टेक्स्ट बुक जब आप बुकलेट में सॉल्व करोगे तो बुकलेट में यू विल फाइंड दैट किसी एक क्वेश्चन में एक्चुअली में डेटा दे दिया है ऑप्शंस में और आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर है, बट वो क्वेश्चन एक्चुअली डेटा के ऊपर बेस्ड है ही नहीं। वो ऑप्शंस जब आप नोटिस करोगे तो उसमें ट्रेंड देखना होगा, which is lesser, which is higher, and then trend के basis पे आपको कमेंट करना होगा, because none of the questions is going to expect from you that tell us the exact data of size of the atom। ठीक है sir, for solidified hydrogen one, the diagram, so can we take the distance between the left wala nucleus of the left side hydrogen molecule and the right side wala? नहीं, सक्सेसिव न्यूक्लियाई के बीच में लेना होता है, जो मतलब मॉलिक्यूल दो अलग मॉलिक्यूल के जो न्यूक्लियाई हैं which are nearest to each other। Okay, nearest only we take into account। हाँ। And sir, among all the molecules, these two are closest to each other, right? हाँ। Like in the whole sample। Correct। Okay। Sir, the van der Waals radius is higher than metallic radius, right? हाँ। Okay। सर अभी हमने जो ये सब कैलकुलेट किया वो सेम एटम का किया, तो अगर दो अलग एटम हो तो क्या रहेगा उनका रेडियस? लाइक अगर अभी हमने क्लोरीन का किया, मतलब ये कोवेलेंट रेडियस, फिर बाद में अगर कार्बन आयोडीन का किया तो कैसा रहेगा, अलग रहेगा कि कैसा? नहीं, उसमें we'll have to like adjust, we'll
when such measurements are going to be taken, we typically take them to be part of molecules which are of the same atom only. Okay. ठीक है, heteroatomic हुआ अगर दो अलग अलग atoms हुए तो उसमें फिर there is a like. So is it another method like? हाँ वही पूछ रहा हूँ। नहीं उसको फिर अलग उसमें रिपोर्ट कुछ करा जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है कुछ रेडियस ऑफ द एटम, ठीक है, वो अलग कैलकुलेशन हो जाता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी उसमें एक फैक्टर इंक्लूड हो जाता है, हम लोग देखेंगे, we will actually talk about it in some time. Sir, can you explain again what is van der Waals forces? अभी नहीं, van der Waals forces अपने आप आएगा, it will be a topic जो 2 लेक्चर में चलेगा, when we will be discussing this thing, क्या बोलते हैं, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर. ओके सर, ठीक है. सो सर हम कंक्लूड कर सकते हैं क्या कि न्यूक्लियर का पोजीशनिंग भी प्रिसाइज नहीं कर सकते हम, लाइक हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल अलाउ नहीं करता है? नहीं, तो that is still okay, मतलब the position of nucleus is still, see Heisenberg's uncertainty principle जो है ना, that governs simultaneous measurement of position and momentum. ठीक है. Yes sir. यहाँ पर तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ that even just position का measurement हम लोग करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उसमें भी ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन का मेजरमेंट कर पाना इज अ डिफिकल्ट टास्क, इट इजंट एन इजी टास्क. ओके सर. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स दे आर कॉन्स्टेंटली इन मोशन अराउंड द न्यूक्लियस. यस सर. ठीक है, तो दैट इज वेयर द न्यूक्लियाई का पोजीशन डिटरमाइन कर पाना इज प्रीटी डिसेंट, बिकॉज वी अज्यूम और वी अंडरस्टैंड दैट न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम आर मोर और लेस स्टेशनरी. Yes. ठीक है. So sir, HUP doesn't apply to nuclei, right? नहीं, HUP is at all scale, ये अपन ने पहले भी डिस्कस करा हुआ है. So even for stationary particles? या मतलब स्टेशनरी मूविंग पार्टिकल्स के लिए हम लोग डिस्क्राइब करेंगे ना मोशन एंड मोमेंटम. हाँ. But sir, you told that the nucleus moves around center of mass. So then it's not stationary. But the center of mass is very very close to the nucleus. ये अपन ने डिस्कस किया था ना. हाँ, yes, it's nucleus very बहुत heavy है, इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट है, जो center of mass है that is pretty close. Okay sir. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे नेक्स्ट नोटिस करना फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस. अब हम लोग यहाँ पर एटॉमिक रेडियस या एटॉमिक साइज का ट्रेंड कैसा रहेगा वो समझना चाहेंगे, वो देखना चाहेंगे. सो दैट इज गोइंग टू बी pretty important. तो यहाँ पे नोटिस करो फैक्टर्स अफेक्टिंग एटॉमिक रेडियस. पहला फैक्टर रहेगा द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन. अगर n का वैल्यू बढ़ेगा तो r का वैल्यू बढ़ेगा. एंड दूसरा रहेगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज. ठीक है, अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा दैट मीन्स दैट द इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग अट्रैक्टेड और मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, तो साइज ऑफ एटम वुड डिक्रीज. बेस्ड ऑन दीज टू प्राइमरी फैक्टर्स आप नोटिस करोगे यहाँ पर एक बहुत ही सिंपल सा ट्रेंड इमर्ज हो जाता है. इफ यू गो अक्रॉस अ पीरियड कैसा रहेगा? एज यू गो अक्रॉस अ पीरियड लेफ्ट टू राइट n इज कांस्टेंट बट z इफेक्टिव इंक्रीज कर रहा है. अभी थोड़ी देर पहले हमने नोटिस किया था. तो एज अ कॉम्बिनेशन व्हाट वी अंडरस्टैंड इज दैट r डिक्रीजेस, साइज डिक्रीजेस लेफ्ट टू राइट आप जाओगे तो. ठीक है, सो जैसे एग्जांपल अगर हम लोग लिथियम बेरिलियम से लेकर फ्लोरीन तक जा रहे हैं, ठीक है, नोबल गैसेस के बारे में बात करूंगा अभी. सर वो एक्सेप्शन होता है ना, सबसे बड़ा उसका होता है नोबल गैसेस. करेक्ट. सो लिथियम से लेकर हम फ्लोरीन तक जा रहे हैं तो साइज यहाँ पर डिक्रीज कर रहा है. देन अगर मैं विद इन अ ग्रुप कंपैरिजन करूं, ठीक है, डाउन अ ग्रुप, आई एम गोइंग टॉप टू डाउन, तो यहाँ पर कैसा रहेगा? z इफेक्टिव तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहेगा बट n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस. राइट, जैसे यहाँ पर आप नोटिस करोगे
in this example, lithium का outer electron will be 2s1, sodium का 3s1, right? Potassium का 4s1, rubidium का 5s1, right? So the n value is increasing and as a consequence size increases. तो ये आपका general trend रहेगा, ठीक है? तो ये general trend identify करना is not a big thing, ये तो याद भी रह जाता है, काफी easy है. Also, sir, can we say that down a group as the shell gets added, sir, the size increases? हाँ, ठीक है. अब notice करना यहाँ पर trends, ठीक है? Factors हो गए, sorry, trends हो गए. Notice करना exceptions, ठीक है? ये आपके लिए ज्यादा याद रहेंगे, इंपॉर्टेंट रहेंगे. सो इसको मैंने दो कैटेगरी में यहाँ पे क्लासिफाई कर दिया है, ठीक है? एक एस एंड टी ब्लॉक के ट्रेंड्स नोटिस करना, ठीक है? एस एंड टी ब्लॉक में कैसे एक्सेप्शंस रहेंगे. सो एक सेट ऑफ एक्सेप्शंस यहाँ पे रहेंगे आपके नोबल गैसेस, ठीक है? नोबल गैसेस में the problem that is happening is that for noble gases the only measurement that we have is of van der Waals radius, okay? We don't have covalent radius or metallic radius as measurement for noble gases. So the only data that is reported for the size of the atoms is van der Waals radius, जिसकी वजह से उनका size काफी बड़ा है, काफी higher है as compared to the other elements of the same group, ठीक है? दूसरा important exception, अरे इसके नीचे का आया नहीं. दूसरा important exception आप notice करोगे within the P block, that will be in the boron family, ठीक है? अगर मैं बोरॉन फैमिली में आपको बोलूंगा एक्सपेक्टेड ट्रेंड कैसा रहना चाहिए. अच्छा, बोरॉन फैमिली के एलिमेंट्स याद है सबको? बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ठीक है? सो यहाँ पर आपसे एक्सपेक्टेशन ये रहेगी दैट डाउन द ग्रुप अगर आप जा रहे हो तो साइज बढ़ेगा, ठीक है? बट यहाँ पर बिटवीन अल्यूमिनियम एंड गैलियम व्हाट वी फाउंड इज दैट radius or size of aluminum and size of gallium is almost the same, ठीक है? Aluminium slightly more है. In fact, I would say that gallium is slightly smaller in size as compared to aluminium, ठीक है? बड़ा होना चाहिए था but slightly smaller है. अब इसके पीछे का रीजन जरूर समझना, रीजन जरूर ध्यान में रखना. सो इसके पीछे का जो जस्टिफिकेशन, जो एक्सप्लेनेशन दिया जाता है वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है दैट गैलियम के जस्ट पहले यहाँ पे आप नोटिस कर रहे हो कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जिंक, पैलेडियम, जो 3D सीरीज है वो आती है. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है? तो यहाँ पर ऐसा रिपोर्ट करा जाता है, ऐसा बोला जाता है, ठीक है? द कॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ गैलियम, ठीक है? तो यहाँ पर बोला जाता है बिकॉज ऑफ पुअर शील्डिंग और स्क्रीनिंग ऑफ d electrons, 3D electrons, because of poor shielding of 3D electrons, Z effective of gallium is higher and size is lower, ठीक है? size is lower or lesser. तब तो नीचे को भी और ऐसे ही होना चाहिए. हाँ हाँ हाँ, अब ध्यान से सुनना. अब आपके सामने विद दिस एग्जांपल आई कैन से दैट रियल टेस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्टिंग. हाँ सर, ठीक है? सो यहाँ पर अब नोटिस करना दैट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट
the factors of a property. For example, जैसे हम लोग size के बारे में बात कर रहे हैं, the two factors that I've mentioned in front of you, have I given you some mathematical formula for their weightage? कि you know इसका weightage 70% होगा, इसका weightage 30% होगा? No, sir. क्योंकि ऐसा है ही नहीं कुछ. There isn't a hardcore mathematical background to these factors and how they affect the property. So what we understand is that these are primary factors and they play an important role in helping us understand the size of the atom or the trends of how the size of atom is. Ab, sometimes which factor dominates, ठीक है, जब ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं आपस में एक दूसरे को, तब कौन सा फैक्टर डोमिनेट कर जाता है, उसके लिए we don't have a prediction. What we can understand or what we can say is that yes, looking at the data, we understand that in such a scenario, one of the factor would have dominated. So, जैसा यहाँ पर आप लोग मुझसे ये कह सकते हो, लाइक ये डाउट आपके दिमाग में आ सकता है कि सर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, SnPb, इसमें फिर यहाँ पर क्यों नहीं एक्सेप्शन ऑब्जर्व हुआ, राइट? क्योंकि जर्मेनियम के पहले भी तो 3D के इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होंगे ना सर, बट ठीक है. इसके आगे नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, Sb, Bi, राइट? यहाँ पर क्यों नहीं ऑब्जर्व हुआ कि आर्सेनिक के पहले भी 3D के इलेक्ट्रॉन्स भर रहे हैं, तो पुअर शील्डिंग होने की वजह से आर्सेनिक का साइज भी कम हो जाना होता है एंड एज अ कॉन्सिक्वेंस फास्फोरस के साइज से उसका साइज छोटा हो जाना चाहिए. वेल, ध्यान से सुनना और समझना, क्या जर्मेनियम के पीछे 3D इलेक्ट्रॉन्स फिल हो रहे हैं? द आंसर इज यस, फिल हो रहे हैं. यस. क्या वो 3D इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डर्स हैं? द आंसर इज यस, दे आर पुअर शील्डर्स, जिसकी वजह से Z इफेक्टिव बढ़ जाता है. क्या जर्मेनियम के केस में Z इफेक्टिव इतना डोमिनेट हो गया है कि उसने ट्रेंड को डोमिनेट कर लिया है? लाइक इंक्रीजिंग N is overcome by the increased Z effective while going from silicon to germanium? The answer is no, because data what we have seen is germanium का size silicon से बड़ा ही होता है. ठीक है, maybe it isn't as bigger as you would expect because ultimately 3D electrons तो fill हुए ही हैं, poor shielding तो हुई है, but इतना इफेक्ट डोमिनेट नहीं कर पाया कि ट्रेंड को यहाँ पर रिवर्स कर दे और इसको एज एन एक्सेप्शन हम लोग हाईलाइट कर दें. ठीक है, अगर डोमिनेट कर रहा होता तो हम लोग हाईलाइट कर रहे होते और उसको भी एज एन एक्सेप्शन यहाँ पे पढ़ रहे होते हैं. सो यहाँ पर अगेन प्लीज रिमेंबर, एंड दिस इज समथिंग जो मैंने आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में भी बताया था, एक्सेप्शंस को प्रिडिक्ट नहीं करना होता. ठीक है, your job is not going to be predicting exceptions, because even the scientists who came up with all these factors and all these methodologies, they themselves aren't capable enough to predict exceptions, because there are number of factors that go behind a property, and in case those factors start contradicting each other, देन कौन सा फैक्टर कहाँ पे डोमिनेट करेगा उसका कोई मैथमेटिकल आंसर नहीं है कि यू नो इस इक्वेशन को फॉलो करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. सर तो 4D हैं. सो आपको यहाँ पर, हाँ, अब आपके सामने डेफिनेटली और डाउट आएगा कि यू नो सर फिर हम इंडियम में जाएंगे तो इंडियम में इसके पहले यहाँ पे 4D सीरीज आ रही होगी, क्या उसकी वजह से भी पुअर शील्डिंग? बिल्कुल, ये थोड़ा मैं डिनाई कर रहा हूँ कि पुअर शील्डिंग नहीं हो रही होगी, बट क्या उसकी वजह से ऐसा हो गया दैट ट्रेंड पे फर्क आया, दैट साइज इतना फर्क नहीं आया, फर्क आया लेकिन इतना फर्क नहीं आया कि ट्रेंड रिवर्स हो गया, तो हमारा काम चल गया, मतलब एक ही एक्सेप्शन है. राइट, तो आपको जो ध्यान रखना रहा वही एक एक्सेप्शन ध्यान रखना रहा जहां पे एक्चुअली डेटा जो है वो ऐसा रिवील हुआ. एंड इट इज नॉट जस्ट दैट वो एक्सेप्शन
आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये रीजनिंग थी. दिस इज समथिंग विच इज मोर इंपॉर्टेंट फॉर यू, दैट शुड बी टेकन इनटू अकाउंट. ठीक है, दैट एक्सेप्शन हुआ. तो मतलब ये जो एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड है क्या? हाँ, सारा डेटा एक्सपेरिमेंटल है. जितना भी डेटा हम लोग यहाँ पर देखते हैं, उनसे जो हम लोग ट्रेंड्स निकालते हैं, जो एक्सेप्शंस हम लोग प्रेजेंट करते हैं, वो सब एक्सपेरिमेंटली वैलिडेटेड ही तो है. So after knowing the data for every element, they just, when they do a comparison and they see this result, the observed one, and then they try to predict the reason behind it, like which property is affecting it, and us property ko they try to do it with the other elements, but you don't get that result which was expected for other elements also, and this is an exception. हाँ, so यहाँ पर yes, that is where मैंने आपको बताया ना, आपको like real taste of inorganic chemistry मिलेगा. हाँ. ठीक है, that you will find this happening to you, that सर आपने एक एक्सेप्शन को एक्सप्लेन करने के लिए रीजन यूज कर लिया. ठीक है, बट वही So that's not right यार. मतलब you just take one property, उसको इसके लिए compare किया, और फिर दूसरे एलिमेंट्स के लिए कंपेयर किया, you don't get the same thing, and then like in textbooks it's just written that one property dominates the other. So like, so that is what we are trying to help you understand. ठीक है, यहाँ पर नोटिस करना, जब हम इधर गैलियम वाले रो में जाते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बेरियम सॉरी बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, साइज बढ़ना चाहिए था. ठीक है, एंड वी फाइंड दैट टू बी हैपनिंग इन अदर केसेस आल्सो. कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इन सब में हमको ये देखने को मिलता है. ठीक है, टॉप टू डाउन जा रहे हैं, साइज बढ़ रहा है. ठीक है, बट गैलियम के केस में वी फाउंड दैट साइज इज क्वाइट सिमिलर, and that led us into thinking that what could be the reason, and that came out. Okay, that helped us to come out with the reason that it is the poor shielding caused by the 3D electrons. So won't there be some more insight into it other than the shielding? So right now, ठीक है, यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना, the current understanding of periodic property, the current understanding of the trends of periodic properties and the factors behind it, there are many. Okay? But to help you simplify and summarize that understanding, the primary factors, the more important factors are presented. Okay? Something which is factors which are like more general, more applicable to all the cases. Those factors are being discussed. सर, तो मतलब ये जो एक्सेप्शंस है, ये ऐसा कोई ये कॉमन लॉजिक फॉलो नहीं करते कि इसके बाकी इसके नीचे वाला ये क्यों ज्यादा है, ये क्यों कम? कई बार करते भी हैं, आप नोटिस करोगे, मैं अभी आगे आपको कराऊंगा, तो यू विल फाइंड दैट इन सर्टेन केसेस दे डू. ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहीं पर ऐसा रहेगा. तो जैसे नोबेल गैसेस का उनका एक रीजन है, पर इसका कोई सॉलिड रीजन नहीं है, बस है. नहीं, सॉलिड रीजन है ना. द सॉलिड रीजन हैज बीन प्रोवाइडेड टू यू दैट यहाँ पर इट इज द पुअर शील्डिंग ऑफ 3D इलेक्ट्रॉन दैट इज प्राइमरली रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. पर इसका ऐसा कुछ नहीं है ना कि इसके नीचे वाला इंडियम क्यों ज्यादा है, उसके नीचे एक्सेप्शन का कोई ट्रेंड नहीं है यहाँ पे, ये बोलना चाह रहे हैं. नहीं है, एक्सेप्शन का ट्रेंड नहीं है. हाँ, यहाँ पर ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल में आके रह गया. एंड वही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, दैट आप जो दिमाग में आपके थॉट आता है वो यही आता है ना कि सर मतलब इसमें तो फिर जैसे यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो फिर इसके बाजू वाले कॉलम में, ग्रुप में, वहां पे भी होना चाहिए, उसके बाजू वाले में भी होना चाहिए, बिकॉज द सेम लॉजिक इज एप्लीकेबल देयर एज वेल. ठीक है, बट वही चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. ठीक है, दैट इसके बाजू वाले केस में, ठीक है, इसके बाजू वाले केस में the factor is still there, that
डी इलेक्ट्रॉन्स आर पुअर शील्डर्स, बट क्या वो डोमिनेट करके ट्रेंड रिवर्स कर पाए? द आंसर इज नो, दैट ट्रेंड का रिवर्सल वाजंट समथिंग दैट वाज सीन ओवर हियर। तो हम लोग फिर उनको अलग से एज एक्सेप्शन हाईलाइट नहीं कर रहे। ओके सर, ठीक है। ठीक है सर अभी हम लोग अपने आप को कोटा फैक्ट्री में थोड़ा थोड़ा इमेजिन कर पा रहे हैं। yes. हाँ सर, ये एक इम्पोर्टेंट आपके सामने लर्निंग रहेगी दैट एंड यहाँ पर आई हैव सीन मतलब मेनी स्टूडेंट्स यू नो काइंड ऑफ डेवलपिंग दिस यू नो you can say a bias towards subjects like physics or maths में कैसा है, things will be seemingly more logical, more robust। ठीक है, कि हमने एक लॉ पढ़ा और उस लॉ को हम लोग अप्लाई कर रहे हैं तो किस तरीके से वो वर्क कर रहा है, राइट? अब द थिंग इज व्हेन यू लुक एट दोज लॉज आल्सो, ठीक है, जैसे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है, तो आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग उसको एकदम आइडियलाइज्ड कंडीशन में अप्लाई करते हो, assuming no friction, assuming no air resistance, assuming anything। तो वहां पर क्या है, वहां पर वो जो एक्सेप्शंस हैं या फिर जो वो यू नो प्रैक्टिकलिटी है उसको लाने नहीं दिया, उसको लाने के पहले ही हटा दिया, बोला कि हम लोग हमारा सिलेबस ही आइडियल सिनेरियो में डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, बट केमिस्ट्री यहाँ पर कैसा है, इट इज मोर प्रैक्टिकल साइंस, तो इसमें वी कांट अफोर्ड टू से कि यू नो जस्ट हमने फैक्टर आइडेंटिफाई कर लिया और उसके बेसिस पर बस ट्रेंड ऐसा होगा, फिर मेरा चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस मैं इतना बोलूंगा अक्रॉस अ पीरियड साइज ऐसा रहता है, डाउन द ग्रुप ऐसा रहता है बस। ठीक है, आइडियली ऐसा होना चाहिए। अब प्रैक्टिकली कुछ और होता हो तो अलग बात है, बट आइडियली तो ऐसा होना चाहिए। तो वी कांट स्टॉप हियर। इन केमिस्ट्री वी नीड टू आल्सो टेक इनटू अकाउंट दैट व्हाट इज द practical aspect, understand how or where the practical aspect varies from what our trends or our theories saying, and then try to dig deep that is there something else that we can understand that could be a reason or a justification for such deviation। and usme the problem is that it is ad hoc, it is case by case। उसमें ऐसा नहीं है कि आपको like एक पैटर्न मिलेगा, एक्सेप्शंस में भी पैटर्न मिलेगा। ठीक है, समटाइम्स मिल भी जाता है, समटाइम्स नहीं भी मिलता है। ठीक है, तो आपके लिए हाँ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, ठीक है, ध्यान में रखना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है इज दैट इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्कोरिंग, दैट इज व्हाट योर मोटिवेशन फॉर द एग्जाम कुड बी। अगर आप स्टार्टिंग से बायस डेवलप कर लोगे, ठीक है, दैट you are not able to रट्टोफाई things की है ना, मुझे रट्टा मारना ही नहीं है, लाइक क्योंकि इसमें रट्टा मारना पड़ेगा, मतलब there is nothing that I can tell you ये एक्सेप्शन है, याद करना है तो करना ही रहेगा। ठीक है, उसके पीछे का रीजन भी मिलेगा आपको, so as to help you understand the why part behind it, but as an exception आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा। Sir, हाँ sir, will we be asked questions like after gallium, why doesn't this trend reversal not occur, why is it not observed, and applications of this concept? So well, पहली बात तो आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते नहीं है। ठीक है, नहीं मतलब लाइक अगर sort of हाँ, problems, मतलब पूछा भी जाएगा तो आपको कैसा उसका एक्सप्लेनेशन देना है, जैसा मैंने आपको बताया समझाया, that you need to understand that behind this factor of atomic size, ठीक है, behind this property of atomic size there are these factors, Z effective and principal quantum number of the valence electrons. Now in case of certain examples we found that normal trend follow हो रहा है, but some exceptions में one of the factors dominated and that caused that deviation। okay, Can we leave? हाँ हाँ, आज का हो गया। अभी डी ब्लॉक के एक्सेप्शंस में नेक्स्ट क्लास में पिकअप करता हूँ यहाँ से। आज मैंने एस और पी ब्लॉक के 2 एक्सेप्शंस बताए, डी ब्लॉक का नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाय सर। thank you sir। और इन गैलियम and Thank you, sir. हाँ हाँ, so in gallium and aluminium, so apart from this shielding effect का reason से I thought that like if we take the crystal structure of gallium and aluminium and like we compare it, तो उनका जो structure होगा the crystal का, it's going to be different, right?
तो सर उनका अगर लैटिस में हम लाइक वो स्टेट देखे कि मतलब डायटोमिक की ट्रायटोमिक, मतलब वो सॉलिड इन द लैटिस ऐसा देखे, तो सर वी कैन लाइक इफ वी स्टडी दैट देन हम बोल सकते हैं लाइक द वैल्यू व्हिच इज लाइक द बॉन्डेड एटम्स जो है उनके बीच का दैट डिस्टेंस we compare it that way. So like gallium ka upon studying, like if you get ki the atoms are like closer to each other, तो उनका जो average distance है between the atoms, that gives it a lower metallic. I don't know if this is right or not. मतलब what you are talking about is the experimental way of measurement. मैं आपको ये कह रहा हूँ कि वो measurement जिसको करना था उसने कर लिया and उसके बाद reporting हुई data की. So what we found out was that gallium ka size is coming pretty close to that of aluminium. हाँ. ठीक है. Whereas it was expected कि down the group जाएंगे तो size बढ़ेगा. Yes, sir. So what I'm saying is that like okay, what I am saying has already been done, and उसके बाद they are trying to actually find out the reason. Correct. Oh, okay. Okay. Sir, I just wanted to confirm, sir. So the carbon family means in carbon family this except means this type of pattern is there, sir. Means it's a bit smaller atomic radius, sir. But it's not that dominant to make it an exception, right? हाँ. Okay, sir. Sir, बोलो. sir, could you please repeat the reason why this exception is not applicable to indium and thallium? So इंडियम थैलियम में तो कैसा हो गया, वी आर गोइंग फर्दर डाउन. ठीक है. अब वहां पर कैसा हो रहा है, एन का वैल्यू बढ़ रहा है. Yes. That is supporting an increase in size. And down the group Z effective वैसे almost constant ही रहता है, but maybe because of poor shielding caused by the inner electrons, जो F electrons होंगे या D electrons होंगे वो poor shielding cause कर रहे होंगे, तो उनकी वजह से जितना साइज बढ़ना चाहिए था उतना नहीं बढ़ा, रिलेटिवली कम होना चाहिए था. ठीक है, बिकॉज Z इफेक्टिव बढ़ जाएगा. Yes. अब दोनों फैक्टर्स कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं. लाइक N वाला फैक्टर कह रहा है साइज बढ़ेगा, Z इफेक्टिव वाला कह रहा है कि साइज Z इफेक्टिव बढ़ रहा है तो साइज रिलेटिवली कम रहना चाहिए. Yes. ठीक है. अब what we are saying is that इंडियम थैलियम के केस में ऐसा ऑब्जर्वेशन आया है दैट साइज बढ़ ही रहा है, तो हम लोग यही मान के चलेंगे दैट जो N वाला फैक्टर है वो डोमिनेट कर गया और उसकी वजह से जो हमारा ट्रेंड आया वो नॉर्मल ट्रेंड की तरह आ गया. Okay, sir. सर. हाँ बोलो आदर्श. सर मैंने किधर तो पढ़ा था ऐसे कुछ लैथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से कुछ इंडियम और थैलियम का रेडियस में भी कुछ डिफरेंस रहता है. मैं श्योर नहीं हूँ. नहीं इंडियम थैलियम में आयोनाइजेशन एनर्जी में डिफरेंस जो आएगा वो लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से मिलता है. ओके सर. करेंगे हम लोग थोड़ी देर में करेंगे, बट ये रहेगा, मतलब दिस इज व्हाट is going to be an important feature that every day you will be learning newer piece of information जो आपको ध्यान में रखनी रहेगी. सर मगर अगर आयनाइजेशन पोटेंशियल मतलब बेसिकली रेडियस पे डिपेंड करता है ना, अगर दूर रहेगा तो जल्दी. Yes, sir. नहीं वो है, मतलब आन दो, एक एक करके आन दो, फिर डिस्कस करेंगे. ओके सर. So the scientists must have predicted, but means you said that you can't predict the exceptions. So sir, means now you are saying that we can't do it, but sir, if we do it actually, then like those exceptions, they don't come match up to your result, right? But sir, अगर कभी हो गया तो मतलब मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. सर जिस दिन तो होएगा उस दिन नई थियरीज बन जाएगी. वो होगा कि नहीं होगा, दैट इज व्हाट अ प्रॉब्लम इज. नो सर, नो, इवन इफ इट हैपेंस देन वी विल मेक न्यू थियरीज. व्हाई टू थिंक अबाउट इट राइट? व्हाट्स द पॉइंट? What did you say, Gaurav? I couldn't hear.
मुझे भी नहीं समझ में आया उसने क्या बोला. He said अगर हो गया and उसके बाद I don't know what he said. I think वो थोड़ा परेशान हो गया है. He's like कि क्या क्यों, मतलब जितना है उतना याद करो, आगे बढ़ो ना. So but we can do it na. Means like you, out of all the factors, there'll be so many factors, and we are discussing the most probable and the general thing which is seen throughout the periodic table about this shielding. And sir, so उसके अलावा भी there'll be other factors, like I just thought about this crystal thing, and there'll be मतलब so many. Yes. So मतलब in fact, let me put this in this context. New research, new discoveries happen when people try to question the norms. They try to explore, they try to understand and go deeper into the reasoning of what could be the cause of this. And then sometimes the moment of eureka happens and something comes along. ठीक है? So वो आपका point सही है, but not right now, because the context of our discussion or study right now is to prepare for this examination, right? So उसमें अगर हम लोग like एक ही particular example में या उसके exception में घुस गए, तो we can't spend that entire lecture into that one particular doubt. ना हो सकता है that tomorrow you might be able to come up with something new about aluminum and gallium, and जिसके लिए हो सकता है you might be awarded a Nobel Prize. इस लड़की ने तो कुछ अलग ही निकाल लिया जिसकी वजह से like ये गैलियम एल्यूमिनियम का एक्सेप्शन था. ठीक है? So you are right to think about it or work on it that way. And these are actually some problem statements which people do take into account in their research thesis, when they are doing their PhDs and when they are trying to write thesis about certain, finer details of science. But right now ऐसा रहेगा that I'll have to actually steer the class. Starting में रहता है, but going forward आप लोग notice करोगे I'll have to steer the class away from such lengthy discussions. I'll have to ensure that we are completing things on time. And I will highlight क्या important है क्या नहीं है. जो important है उसको पढ़ेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे. Okay. Yes. ठीक है. Thank you. चलो. So I had a doubt. हाँ बोलो. Van der Waals forces are only calculated for noble gases, not for anything else. नहीं, they are universal. मतलब ऐसा नहीं है. Van der Waals radius is primarily for. हाँ, Van der Waals radius हम लोग primarily noble gases के लिए करते हैं calculate, but okay sir. Metals और non metals के लिए भी कर सकते हैं क्या Van der Waals radius? Non metals के लिए करते हैं, metals के लिए typically नहीं करते हैं. Metals के लिए I have not seen like typical data. Okay sir. And so in this chapter we'll have to learn more of trends and exceptions rather than actual values or some maths, right? हाँ नहीं, इसमें numericals कम रहेंगे. Fine sir. Thank you. ठीक है. सर केमिस्ट्री में से इनऑर्गेनिक कितने चैप्टर है? अरे तुम अभी से इतना टेंशन मत लो यार. Relax. चलो, all right. Bye bye. Bye sir, thank you sir. Bye.